सामाजिक सरोकारों की बात, सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। देखिए मेरे साथ सिर्फ लेमन न्यूज पर। नमस्कार, लेमन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुष्मिता। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजनीति का खेल पहुंचा क्रिकेट के मैदान में। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण क्रिकेट के मैदान में करेंगे 2-2 हाथ। पृथ्वीराज कर रहे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव की तैयारी। शरद पवार का मुकाबला करेंगे चव्हाण। मुंबई समेत महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की धूम। जल्द होगी बाप्पा की विदाई। और दिन भर कीजिए लेमन न्यूज के साथ लालबाग और अंधेरी के राजा के दर्शन। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के पिच पर नया सियासी खेल शुरू होने वाला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के बीच जल्द ही मैदानी जंग का आगाज होगा। वैसे पृथ्वीराज चव्हाण ने मझगांव क्रिकेट क्लब का वोटर प्रतिनिधि बनकर अपना इरादा जाहिर कर दिया है। अब एमसीए अध्यक्ष पद के चुनाव में शरद पवार और पृथ्वीराज चव्हाण का मुकाबला लगभग तय है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण अब क्रिकेट के मैदान में 2-2 हाथ करते नजर आएंगे और इसके लिए मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने बाकायदा मझगांव क्रिकेट क्लब की सदस्यता भी हासिल कर ली है। खबर है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यानी एमसीए का चुनाव लड़ने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। आपको बता दें कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी एमसीए का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ऐसे में मुकाबला थोड़ा रोमांचक होने की उम्मीद है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इन दोनों के बीच राजनीतिक बयानबाजी शुरू है। अब देखना यह है कि क्रिकेट के मैदान में ये रस्साकशी क्या गुल खिलाती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यानी एमसीए के 18 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए अपने आप की दावेदारी पेश कर दी है। 2 महीने की ऊहापोह के बाद चव्हाण ने सोमवार शाम 4 बजे मझगांव क्रिकेट क्लब का वोटर प्रतिनिधि बनकर इस बात का पूरी तरह से इरादा जाहिर कर दिया। अब एमसीए अध्यक्ष पद के चुनाव जो कि 18 अक्टूबर को होने वाले हैं, उसमें एनसीपी चीफ शरद पवार और पृथ्वीराज चव्हाण का मुकाबला लगभग तय माना जा रहा है और देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरह के रिश्ते इनके बीच पिछले कुछ समय से सामने आ रहे हैं, बयानबाजी का जो दौर चल रहा है, उसमें अब क्रिकेट के मैदान में किस तरह से सियासी खेल होगा। और हमारे संवाददाता प्रदीप शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। प्रदीप, एमसीए के चुनाव 18 अक्टूबर को होने वाले हैं और पृथ्वीराज चव्हाण ने भी अपनी दावेदारी ठोक दी है। एक तरीके से एनसीपी सुप्रीमो शरद यादव पहले ही ये चुनाव लड़ने वाले थे। जिस तरह का उनके बीच संबंध चल रहा था, बयानबाजी का दौर चल रहा था, अब क्रिकेट के मैदान से भी वही सियासी खेल देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से काफी बयानबाजी के साथ काफी चुनावी दौर चल रहा है, तो जिसको लेकर काफी बयानबाजी शरद पवार और पृथ्वीराज के बीच चल रही थी। हाल ही में एक बयान को लेकर आमने सामने आए थे पृथ्वीराज चव्हाण और शरद पवार। वहीं फिर एमसीए के चुनाव को लेकर एक बार कहीं ना कहीं फिर एनसीपी और कांग्रेस के बीच काफी गर्मा गर्मी देखी जा सकती है, क्योंकि होने वाले 18 अक्टूबर को एमसीए के चुनाव में पृथ्वीराज चव्हाण और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार आमने सामने होंगे। आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से इस इलेक्शन को लड़ने के लिए वोटर होना बहुत जरूरी है, तो मझगांव क्रिकेट क्लब में पृथ्वीराज चव्हाण ने अपना वोटर प्रतिनिधि
दाखिल करके एक बात सबके सामने चौंकाने वाली जरूर की है कि आने वाले एमसीए के चुनाव में वो भी चुनाव लड़ेंगे और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना भी करना पड़ सकता है शरद पवार को, क्योंकि दोनों पार्टियां अब आमने सामने क्रिकेट के मैदान में भी हो जाएंगी। जी, समीकरण किस तरह के बनते दिखाई दे रहे हैं? पृथ्वीराज भी इस मैदान में कूद चुके हैं, शरद पवार भी कूद चुके हैं, दोनों के खेमे अलग अलग हैं। किस तरह के समीकरण और किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? देखिए, जिस तरह से आने वाले चुनाव की अगर बात की जाए तो पृथ्वीराज चौहान और शरद पवार दोनों आमने सामने हैं। शरद पवार इसके पहले भी क्रिकेट के समिति में भी रह चुके हैं। और बात की जाए अगर पृथ्वीराज चौहान की राजनीति की, तो पृथ्वीराज चौहान वोटर बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते थे। ऐसा इसलिए उन्होंने रणनीति के तौर पर वोटर बने और फिर चुनाव लड़ने की घोषणा की है, जिसके बाद में जैसे रवि सावंत विषय के कोषाध्यक्ष हैं, वो भी आने वाले समय में कहीं ना कहीं पृथ्वीराज के चौहान के साथ आ सकते हैं। और पूर्व क्रिकेटर जो है इंडिया कप्तान दिलीप वेंगसर भी आने की संभावना जताई जा रही, तो कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान का आने वाले समय में पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान शरद पवार पर भारी पड़ सकते हैं। जी बिल्कुल। और चौहान ने माहौल को पूरी तरह से भली भांति देख परख कर इस तरह का फैसला लिया, क्योंकि जिस तरह का परिदृश्य सामने आ रहा है उसमें दिलीप वेंगसरकर का तो साथ है ही है उनके पास। अब वो जो खेमा रवि सावंत है वो भी उनके साथ ही होते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से अगर बात की जाए कि इसके पहले भी अगर शरद पवार रवि सावंत को लेकर काफी शरद पवार की जो रणनीति की चुनाव पहले हो जाए, लेकिन दिलीप जो रवि सावंत है उन्होंने चुनाव को 2 महीने बढ़ा दिया, जिसकी वजह से शरद पवार की बनाई हुई सारी रणनीति टूट गई और कहीं ना कहीं रवि सावंत भी पृथ्वीराज के खेमे में जाते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल प्रदीप, लेकिन अगर एनसीपी और कांग्रेस के रिश्तों की बात करें, यहाँ पर जिस तरह से महाराष्ट्र में उनकी मिलीजुली सरकार चल रही है, गठबंधन है उनका, और पिछले दिनों बयानबाजी होती दिखाई दे रही, अब क्रिकेट के मैदान में भी वही मुकाबला आमने सामने का होगा, सियासी खेल खेला जाएगा। क्या माना जाए, रिश्तों में कुछ खटास आ सकती है या फिर सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से बयानबाजी को लेकर बयानबाजी की जा रही है आने वाले चुनाव को लेकर, रही बात सरकार की, तो सरकार महाराष्ट्र में दोनों पार्टियों को मिलीजुली सरकार चल रही है, जिसको लेकर आने वाले चुनाव को लेकर काफी खटास जरूर दिखे जाएगा, क्योंकि एक बार जो है एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार और कांग्रेस और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान आमने सामने होंगे, तो कहीं ना कहीं ये चुनाव में जरूर कुछ खटास दिखाई देगा। और रही बात जो आपने कहा कि दोनों के गठबंधन की सरकार चल रही, तो इसके पहले भी कई बार देखा गया है कि दोनों पार्टियों को लेकर छींटाकशी कई बार की गई है, तो कहीं ना कहीं संबंध में खटास जरूर सामने आएगा। जी प्रदीप, अब इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है? इन चुनावों की 18 अक्टूबर को होने वाले हैं और किस तरह से इसकी पूरी प्रक्रिया है निर्धारित की जाती है और किस तरह से चुनाव होते हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले बात ये होता है कि वही एमसीए का चुनाव लड़ सकता है जो मुंबई में क्रिकेट क्लब का वोटर हो। तो पृथ्वीराज चौहान ने मजगांव क्रिकेट क्लब में अपनी वोटिंग सदस्यता दाखिल कर दी है और उसके बाद अब चुनाव लड़ने के लिए सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से तय हो गया है कि अब शरद पवार और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे के सामने होंगे। और रही बात 18 अक्टूबर को होने वाला है चुनाव, जिसके लेकर दोनों पार्टियां एनसीपी या कांग्रेस दोनों पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई है कि किस तरह से दोनों पार्टियों के लीडर जो है वो इस चुनाव में एक दूसरे को सामने रहेंगे। जी, और प्रदीप, एमसीए के अध्यक्ष पद की रेस में और कौन कौन सामने आ सकता है? देखिए, जिस तरह से पिछले बार चुनाव की बात की जाए तो एमसीए के चुनाव में शिवसेना और मनसे दोनों के लीडर थे सुभाष देसाई और नितिन सरदेसाई के लेकर मनसे के जो नितिन सरदेसाई थे वो भी एमसीए के चुनाव के मैदान में कूद पड़े थे और शिवसेना से आदित्य ठाकरे और सुभाष देसाई का भी साथ नाम सामने आया था। चुनाव को लेकर इन सारी पार्टियों में सारे लोग समर कर चुके हैं कि कौन किसको मात दे सकता है। सब पार्टियां एक दूसरे के सामने तैयार हैं चुनाव लड़ने को। जी बिल्कुल, यानी पृथ्वीराज चौहान और शरद पवार का मुकाबला है वो तो बेहद दिलचस्प होने वाला है। और क्योंकि इस बार के जो ये चुनाव है ये पहली बार ऐसा होगा विलासराव देशमुख के असामयिक निधन के बाद कि विधिवत रूप से चुनाव हो, तो वो भी एक दिलचस्प बात होगी। बिल्कुल। देखिए, ये तो एक बहुत रोचक मुकाबला सामने होगा क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार एक दूसरे के आमने सामने होंगे, क्योंकि दोनों पार्टियों का गठबंधन है और दोनों पार्टियां इस तरफ से एक दूसरे के सामने एमसीए का चुनाव लड़ने, तो कहीं ना कहीं बहुत रोचक मुकाबला है। साथ ही बात की मनसे और शिवसेना की, तो मनसे के विधायक जो है नितिन सरदेसाई और
सुभाष देसाई जो है शिवसेना के विधायक हैं, ये लोग भी मैदान में कूद चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो इलेक्शन है ये काफी रोचक दिखेगा, क्योंकि सारी पार्टियां एक दूसरे को प्रतिद्वंदी लीडर खड़ी की है, तो जिसको लेकर काफी रोचक मुकाबला इस चुनाव में देखा जा सकता है। जी बिल्कुल। और बयानबाजी का दौर जो चल रहा है, वो बयानबाजी भी आने वाले वक्त में और ज्यादा होती दिख सकती है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एक चुनाव है, चुनाव में लोग अपने आप सारी रणनीतियां लगाने में हो जाते हैं कि किस तरह से वो एक दूसरे को मात दे। तो बयानबाजी तो राजनीति है, बयानबाजी तो पहले से ही होती जा रही है। जब एनसीपी और कांग्रेस की बात की जाए तो जो दोनों गठबंधन में सरकार है, इसके पहले भी कितने बार बयानबाजी की गई शरद पवार और मुख्यमंत्री के बीच। अजीत दादा पवार ने भी किया था, काफी लोगों का बयानबाजी चल रहा है। तो बयानबाजी तो स्वाभाविक बात है कि इलेक्शन को लेकर लोग कई तरह के बयानबाजी सामने करते हैं। जी, और प्रदीप, ये चुनाव जो है अगले साल होने वाले महाराष्ट्र के चुनाव के लिए के मद्देनजर भी अगर देखा जाए तो एक दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव रहेगा, प्रतिष्ठा का प्रश्न रहेगा। देखिए, आने वाले चुनाव की अगर बात की जाए महाराष्ट्र में, तो दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी कमर कस चुकी हैं, और जो भी पार्टियां इस चुनाव में है सब अपनी कमर कसने में लगी हुई हैं और अपने वोटरों को लेकर एक से बढ़कर एक तरह के तरीके अपना रहे हैं कि किस तरह से वो अपने वोट बैंक को मजबूत करें, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे मनसे हो, चाहे जो है कांग्रेस हो या एनसीपी हो। दोनों सारी पार्टियां अपने अपने चुनावी रणनीति में लग चुकी हैं, क्योंकि अब चुनाव होने में कुछ ही दिन महीने बाकी हैं। सारी पार्टियों को चुनावी रणनीति अपना रही है कि किस तरह से वो अपने वोट बैंक को मजबूत करें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रदीप इस पूरी जानकारी के लिए। तो 18 अक्टूबर को चुनाव होने वाले हैं एमसीए के, यानी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के, और मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण जिस तरह से इस खेल में कूद पड़े हैं, उन्होंने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। अब काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पहले से ही ये चुनाव लड़ने वाले हैं। मुकाबला सीधे तौर पर शरद पवार और चव्हाण के बीच होगा, जो कि काफी दिलचस्प माना जा रहा है। और यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। गणपति बाप्पा! नमन करुणी वंदन इडा मांडून इडा देवाला इडा गावाला इडा पाटलाला इडा मंडळीला आम्ही सांगतो नमन, तुम्ही ऐका हो गुणीजन। गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती, गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। गणपति बाप्पा! नमन करुणी वंदन इडा मांडून इडा देवाला इडा गावाला इडा पाटलाला इडा मंडळीला आम्ही सांगतो नमन, तुम्ही ऐका हो गुणीजन। गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती, गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गणेशोत्सव का आज 9वां दिन है। गणपति बाप्पा की धूम पूरे महाराष्ट्र में मची है। चाहे आम हो या खास, सभी भक्तगण बाप्पा की भक्ति में लीन हैं। हर तरफ गणपति बाप्पा मोरया की ही गूंज सुनाई दे रही है। गणेश चतुर्थी से लेकर अगले 9 दिनों तक पूरा देश गणेशमयी हो जाता है। लगभग देश के हर कोने में लोग भगवान गणेश को प्रसन्न करने में जुट जाते हैं। राजकोट में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखा, मानो पूरा राजकोट गणेशमय हो गया हो। राजकोट में कहीं गणपति के पंडाल में आरती की स्पर्धा का आयोजन दिखा, तो कहीं गणपति को प्रसन्न करने के लिए 56 भोग तैयार किया गया। हमारे यहाँ से 3 साल से लगातार हो रहा है और ये साल हमारा तीसरा साल है। गणपति दादा की दुआ से और भी हम आगे बढ़ेंगे। और राजकोट से ये जो है सब अलग है। यहाँ पे सब सांस्कृतिक धर्मानुसार होता है। सुबह 8 बजे आरती होती है और शाम को 8 बजे आरती हो। और ये सब जो है वो सब बच्चे मिलके कर रहे हैं और रात को सब लोग मिलके डांडिया भी खेलते हैं। तो राजकोट में सबसे अलग मेरे तरफ से गणपति हो रहा है। मैं यहाँ पे हर रोज दर्शन करने आता हूँ क्योंकि यहाँ के गणपति बहुत अच्छे होते हैं और यहाँ की प्रसादी भी हमको अच्छी मिलती है। और यहाँ मैं इनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भी इनके जैसे अच्छा और मिले। वैसे तो विघ्नहर्ता गणपति जी हर जगह है, लेकिन खासकर गणेशोत्सव पर अहमदाबाद के धीकाट का विस्तार के पास युवा मंडल द्वारा एक नया प्रयोग किया गया, जिसके चलते 4000 लोगों को भोजन कराने का एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हर तबके के लोगों को सम्मान के साथ भोजन कराया गया। गणेश चतुर्थी गणेश महोत्सव के दिन रखा गया। वहीं नवी मुंबई के पनवेल इलाके में मशहूर अजंता अलोरा गुफाओं का प्रतिरूप बनाकर गणेश भगवान की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। साथ ही पंडाल की सुरक्षा का विशेष प्रबंध किया गया है। पंडाल के भीतर और बाहर कई सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। नितीन पाटील या विभागाचा नगरसेवक आहे आणि अभिनव युवक मित्रमंडळाचा कार्याध्यक्ष आहे। गेली 24 वर्ष आमचं अभिनव युवक मित्रमंडळ कुठलंही पक्षीय राजकारण न आणता या विभागामध्ये कार्यरत आहे। नवसाला पावणारा गणपती म्हणून आमच्या बाप्पावर आमची श्रद्धा आहे। अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमात, अनेक सामाजिक कार्यक्रमात आमचं मंडळ अतिशय हिरिरीने भाग घेत असतं। काही अडचण आली तर आमचा मंडळाचा कार्यकर्ता हा तिथे संकटसमयी या विभागातील नागरिकांच्या मदतीसाठी धावून जात असतो। कालच मराठा रेजिमेंटचे जवान आमच्या इथे येऊन आरतीचा मान घेऊन गेलेले आहेत। अतिशय अभिमानाची गोष्ट आमच्या मंडळासाठी होती ती की भारतीय सैन्याचे जवान या इथे आले आणि त्यांनी आमच्या मंडळासाठी आरती केली। आइए आपको सीधे लेके चलते हैं लालबाग और अंधेरी के राजा के दरबार में। गणपति बाप्पा
नमन करुणी वंदन इडा मांडून इडा देवाला इडा गावाला इडा पाटलाला इडा मंडळीला आम्ही सांगतो नमन तुम्ही ऐका हो गुणीजन पयल नमन आम्ही करीतो वंदन तुम्ही ऐका हो गुणीजन आम्ही करीतो कथन गौरीवर चवरी डुले हो आज गज गौरीवर चवरी डुले गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती पायाला नमन करीत वंदन देवा तुझ्या दारी आलो गुणगान गाया तुझ्या मानसाचा जन्म जाई वाया ए देवा दिली हाक उद्धार कराया आबाळाची छाया तुझी समिंदराची माया इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।